आज लेसन नंबर 13 पढ़ेंगे लोग। 13 से भाग 11 से 12 तक। 11 से 12 भाग 11 में क्या कर रहा है? भाग 11 में अनुच्छेद 263 से 245 से 263 तक है। अनुच्छेद 245 से 263 केंद्र राज्य के संबंध में है। भाग 11 में क्या है? केंद्र और राज्य के संबंध में। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय में 1 वर्ष के लिए कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा संसद को दे देती है। अनुच्छेद 253 संसद किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को किसी भी राज्य में लागू कर सकती है बिना उस राज्य की अनुमति के। अब है अनुच्छेद 262 नदियाँ राज्य सूची का विषय है। नदियाँ किसके विषय है? राज्य सूची का विषय है। अतः 2 राज्यों के बीच उत्पन्न नदी विवाद को सुलझाने के लिए रिटायर्ड जजों का एक समूह बनाया जाता है जिसे न्यायाधिकरण या ट्रिब्यूनल कहते हैं। कावेरी जल विवाद किस राज्य में है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी। महानदी जल विवाद केरल और पांडिचेरी। महानदी जल विवाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा में है। नदियों को संघ सूची में होना चाहिए। रिमार्क, नदियों को किस में होना चाहिए? संघ सूची में होना चाहिए। अब है अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद राज्यों के विवाद को सुलझाने के लिए इसका गठन किया जाता है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, कुछ कैबिनेट मंत्री उसके सदस्य होते हैं। पीएम उसके अध्यक्ष होते हैं। इसका अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होते हैं। साल में इसकी 3 बैठक हो सकती है। सरकारिया आयोग के सिफारिश से सर्वप्रथम 1990 में केंद्र राज्य संबंध को मजबूत बनाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। अब है भाग 12 अनुच्छेद 264 से 300। इसमें कितना है? अनुच्छेद 264 से 300 वित्त संपत्ति संविदा टैक्स है। वित्त संपत्ति संविदा और टैक्स की चर्चा है। अनुच्छेद 265 बिना संसद में पारित विधेयक पर टैक्स नहीं लिया जा सकता है। बिना संसद में पारित विधेयक पर टैक्स नहीं लिया जा सकता है। अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि सरकार का समस्त धन संचित निधि के रूप में आरबीआई के पास जमा रहता है। किसके पास? आरबीआई के पास जमा रहता है। संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद को विनियोग विधेयक पारित कराना होता है। संचित निधि से धन निकालने के लिए कौन सा विधेयक पारित होता है? विनियोग विधेयक पारित होता है। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को वेतन संचित निधि से दिए जाते हैं। महान्यवादी को संचित निधि से वेतन नहीं दिया जाता है। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि किसी आकस्मिक स्थिति में तत्काल धन उपलब्ध कराने के लिए आकस्मिक निधि बनाया जाता है। आकस्मिक निधि से धन राष्ट्रपति निकालते हैं। आकस्मिक निधि से धन कौन निकालता है? राष्ट्रपति निकालते हैं। आकस्मिक निधि में हमेशा 500 करोड़ रुपया, कितना? 500 करोड़ रुपया हमेशा रहना चाहिए। अनुच्छेद 275 क्या कर रहा है? विशेष अनुदान जिन राज्यों में प्राकृतिक आपदा तथा भौगोलिक विषमता होती है तथा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप होते हैं उन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। इन्हें लगभग 80% इन्हें टैक्स का 80% हिस्सा लौटा दिया जाता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग यह केंद्र तथा राज्य में कर का बंटवारा करता है। केंद्र तथा राज्य में कर का बंटवारा कौन करता है? वित्त आयोग करता है। इसमें 4 सदस्य तथा 1 अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष एससी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखता है। अध्यक्ष अर्थशास्त्र का अच्छा जानकार होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अब तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। अब तक कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है? 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई रेड्डी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह हैं। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। नोट वर्तमान में राज्यों को उनके कुल टैक्स का 41% हिस्सा लौटा दिया जाता है। वर्तमान में राज्यों को उनके कुल टैक्स का कितना प्रतिशत हिस्सा लौटा दिया जाता है? 41% हिस्सा लौटा दिया जाता है। अनुच्छेद 292 केंद्र सरकार विदेशी ऋण ले सकती है जो भारत के संचित निधि पर भारित होता है। सरकार बदलने पर यह ऋण चुकाने पड़ते हैं। अनुच्छेद 293 राज्य सरकार भी विदेशी ऋण ले सकती है किंतु उसे केंद्र से अनुमति लेनी होगी। अब है अनुच्छेद 297 भारत के क्षेत्र या जमीन से मिलने वाली मूल्यवान वस्तुएं जैसे सोना, पेट्रोलियम इत्यादि पर केंद्र सरकार का अधिकार होगा किंतु भूमि से गैर कानूनी वस्तु या खतरनाक वस्तु व्यक्ति का होगा जैसे हथियार, शराब, विदेशी मुद्रा इत्यादि। रिमार्क वित्त आयोग अध्यक्षों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 300
अब है अनुच्छेद वाद और कार्यवाही अनुच्छेद 300 क संपत्ति का अधिकार, जो अभी कानूनी या विधिक अधिकार हो गया है। संपत्ति का अधिकार क्या हो गया है? कानूनी या विधिक अधिकार हो गया है। कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती किंतु सरकार छीन सकती है। अस्मरणीय तथ्य अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। 2 माह के भीतर वित्तीय आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद में किया जाना चाहिए। भारत के संघीय प्रणाली को कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारत के संघीय प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों का उल्लेख है। संघ सूची में 97 विषय, वर्तमान में 100 राज्य सूची में वर्तमान में 61, मूलतः 66 विषय हैं और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52, मूलतः 47 विषय हैं। संघ सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में नया विषय जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में नया विषय जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन जोड़ा गया था। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 249 के तहत संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। अंतर्राज्यीय परिषद गठित करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत नवीन अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। पूंजी आयोग का गठन केंद्रीय राज्य संबंधों पर सिफारिश देने के लिए किया गया था। 2003 में 88वें संविधान संशोधन द्वारा सेवा कर को संघ सूची में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय पर कर लगाने का अधिकार केंद्र संसद को दिया गया है। किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। अनुच्छेद 245 में क्षेत्रीय संबद्धता सिद्धांत से संबंधित है। भारत में मूलतः संघीय शासन प्रणाली अपनाया गया है। भारत में मूलतः क्या अपनाया गया है? संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अब तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई है। वित्तीय आपात के दौरान किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या वित्त विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए रखा जा सकता है। अब है वस्तुनिष्ठ पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो यह मुकदमे तथा कार्रवाई से संबंधित है। मुकदमे तथा कार्रवाई से आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस वर्ष सरकार या आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो यह कब जमा किया था? 1987 में जमा किया था। निम्न में से किस वर्ष सरकार या आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था अपना प्रतिवेदन जमा 1987 में किया था? अब है तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करें? नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। अब है चौथा क्वेश्चन, 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत भाग कितना है? तो राज्यों का 42% भाग वापस लौटा दिया जाता है। अब है 5वां नंबर क्वेश्चन, मिलान करना है 5वें नंबर में। तो इसका 5वां नंबर का हो जाएगा एक बी नंबर, इसका हो जाएगा बी नंबर। एक हो जाएगा संघीय सूची में 97 विषय हैं। संघीय सूची में कितने? 97 विषय हैं और राज्य सूची में 66 विषय हैं। और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। मूलतः यह तीनों मूलतः दिया गया है। अब है 6वां नंबर क्वेश्चन, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है तो राज्यों एवं केंद्र के बीच से संबंध रखता है। 6 का हो जाएगा बी नंबर आंसर। अब है 7वां नंबर क्वेश्चन, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वाई भी रेड्डी। 7 का हो जाएगा आंसर सी नंबर। अब है 8वां नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2015
वर्ष 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनघड़िया थे। वर्ष 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया थे। 9 नंबर क्वेश्चन है सत्य कथन चुनना है। 9 नंबर क्वेश्चन में सत्य कथन चुनना है। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग एक यह संवैधानिक निकाय है, यही सही है। अब है 10 नंबर क्वेश्चन, वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनना है। वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनना है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, यह गलत है। यह क्या है? गलत है, यह बाध्यकारी नहीं होती है। अब है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो वह राष्ट्रपति करता है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सुमन बेरी अभी हैं। डॉक्टर सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अब है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? तो यह अनुच्छेद 263 के तहत प्रावधान करता है। अब है 15 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो भाग 11 में यह विधायी संबंध दिया गया है। अब है 16 नंबर क्वेश्चन, संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधित प्रावधानों को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। अब है 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित मतों में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंड की अनुशंसा करता है? तो यह वित्त आयोग करता है। यह निम्नलिखित मतों में से केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा वित्त आयोग करता है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। तो अनुच्छेद 245 तथा अनुच्छेद 246 में, अनुच्छेद 245 से तथा 246 में 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। अब है 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें कथन चुनना है, कौन कथन सही है? केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े उपबंध संविधान के भाग 11 में संघ व राज्यों के बीच संबंध शीर्षक के अंतर्गत दिए गए हैं। अब भाग 11 में 2 अध्याय हैं। पहले में वित्तीय संबंध बताए गए हैं, जबकि दूसरे में प्रशासनिक या कार्यकारी संबंध बताए हैं। तो यह दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। अब है मेंस का क्वेश्चन, बीपीएससी में पूछे गए मेंस का क्वेश्चन और संभावित प्रश्न। केंद्र प्रायोजित योजनाएं केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा विवाद का मुद्दा रही है। प्रासंगिक उदाहरणों का हवाला देते हुए चर्चा करें। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में केंद्र तथा राज्यों के मध्य तनाव के क्षेत्रों का विश्लेषण कीजिए। वर्तमान समय में संघीय सरकार तथा बिहार राज्य के मध्य संबंधों का वर्णन कीजिए। अब भारतीय संघीय व्यवस्था और केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध का राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी परिषद NCTC के विशेष संदर्भ में वर्णन कीजिए। भारतीय संघीय व्यवस्था में सामयिक दिंगो रिसेंट ट्रेंड की व्याख्या करें। क्या राज्यों की अधिक विश्वायता की आवश्यकता है? संघ राज्य वित्तीय संबंधों में विवादास्पद मुद्दे की व्याख्या कीजिए। नीति आयोग के प्रमुख कार्यों का विवेचना कीजिए। नीति आयोग के प्रमुख कार्यों का विवेचना कीजिए। अब है लेसन नंबर 14। जिसमें भाग 13 से 14 तक पढ़ना है। तो भाग 13 में अनुच्छेद 301 से 307 तक दिया गया है। भाग 13 में अनुच्छेद कितना है? 301 से 307। भारत में व्यापार वाणिज्य अनुच्छेद 301 भारत में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 302 संसद को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध लगा सकती है। अनुच्छेद 303 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऐसे नियम बनाने पर संसद और उस राज्य के विधानमंडल पर रोक लगा सकती है जो एक दूसरे को प्रभावित करता हो। अनुच्छेद 304 अब है अनुच्छेद 304 एक राज्य में कोई वस्तु वैध है और दूसरे राज्य में अवैध है तो उस राज्य में भी अवैध हो जाती है अब है भाग 14 में अनुच्छेद 308 से 323 तक पढ़ना है। भाग 14 में अनुच्छेद 308 से 323 तक संघ एवं राज्य लोक सेवा यह किस में है? भाग 14 में है। लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर
लॉर्ड मैकाले के सिफारिश पर 1855 में डलहौजी के शासनकाल में लंदन में सिविल सेवा की परीक्षा की आयोजित की गई। तब इसे इंडियन सिविल सर्विस ICS कहा जाता था। तब इसे क्या कहा जाता था? ICS कहा जाता था। 1919 के अधिनियम द्वारा भारत में सिविल सेवा आयोग का गठन किया गया। 1926 में 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत में सिविल सेवा आयोग का गठन कब किया गया? 1926 में किया गया। भारत में पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा 1922 में इलाहाबाद में किया गया, लॉर्ड रीडिंग के समय। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग था। सिविल सेवकों के पद की रक्षा की चर्चा अनुच्छेद 311 में है। इसके अनुसार सिविल सेवकों को बिना किसी ठोस कारण के नहीं हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 317 के आधार पर संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश से राष्ट्रपति पद से हटाते हैं। अनुच्छेद 317 के आधार पर संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश से राष्ट्रपति पद से हटाते हैं। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा के सृजन करने का अधिकार राज्यसभा सांसद को देती है और दोनों मिलकर अखिल भारतीय सेवा का सृजन या निर्माण करते हैं। अब है सेवा। अखिल भारतीय सेवा नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार। वेतन भी केंद्र सरकार देती है। क्षेत्राधिकार भारत में कहीं भी। इसका उदाहरण कौन है? IPS, IAS, IFS, IAS और IFS। अब है केंद्रीय सेवा। उसका नियुक्ति भी केंद्र करती है, वेतन भी केंद्र देती है और क्षेत्राधिकार भारत। जैसे रेलवे, बैंक, PO, SSC, IFC। अब है राज्य सेवा। नियुक्ति राज्य करती है, वेतन राज्य देती है, क्षेत्राधिकार राज्य होता है। जैसे पुलिस, बिहार SSC, BPSC, PCS। अनुच्छेद 315 इसमें लोक सेवा आयोग UPSC तथा राज्य सेवा आयोग BPSC, PCS की चर्चा है। UPSC और BPSC की चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 315 में। इनकी अध्यक्ष की नियुक्ति क्रमशः राष्ट्रपति तथा राज्यपाल अनुच्छेद 316 के आधार पर करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य नियुक्ति के बाद 6 वर्ष या 65 वर्ष की अवस्था एवं राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य 6 वर्ष या 62 वर्ष की अवस्था तक अपने पद पर कार्य करते हैं। इनका मुख्य कार्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को आयोजित करना है। रिमार्क: संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य जब पद से त्यागपत्र देते हैं या हटाया जाता है तो वे कोई भी सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC, राज्य लोक सेवा आयोग PCS को दिशा निर्देश देती है तथा उनके वार्षिक रिपोर्ट की जांच करती है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य पदोन्नति प्रमोशन के बाद संघ लोक सेवा आयोग में जाते हैं, अर्थात ये दोनों आपस में संबंधित है। संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपती है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपती है। ये अपना त्यागपत्र क्रमशः राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को देते हैं। इन्हें वेतन संचित निधि से दिया जाता है। अब है नोट: केंद्रीय सेवा के ग्रुप समूह A और B का चयन UPSC के द्वारा तथा ग्रुप C का चयन SSC तथा ग्रुप D का चयन डिपार्टमेंटल के द्वारा होता है। राज्य पत्रित सेवा का चयन SPCS, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य सेवा आयोग के द्वारा तथा अराजपत्रित सेवा का चयन SSSC, स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, राज्य कर्मचारी या आयोग के द्वारा होता है। IAS का नियंत्रण कार्मिक मंत्रालय द्वारा होता है। IAS से नियंत्रण किसके मंत्रालय द्वारा होता है? कार्मिक मंत्रालय द्वारा होता है। IPS का नियंत्रण गृह मंत्रालय द्वारा होता है। IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का नियंत्रण वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा होता है। IAS और IPS स्वतंत्र प्राप्ति के समय से ही है। IFS भारतीय वन सेवा 1 जुलाई 1966 ईस्वी से है। भारतीय विदेश सेवा IFS केंद्रीय सेवा है। यह IFS क्या है? केंद्रीय सेवा है। IAS ट्रेनिंग सेंटर मसूरी उत्तराखंड में है। IAS का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? मसूरी उत्तराखंड में, जिसका नाम लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी LBSNN लवासना है।
आईपीएस का ट्रेनिंग सेंटर हैदराबाद में है, जिसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है। आईएफएस का ट्रेनिंग सेंटर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन प्रशासनिक अकादमी देहरादून में है। आईपीएस का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? हैदराबाद में। आईएफएस का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? देहरादून में। अब है भाग 14 का क, अनुच्छेद 323 का क। भाग 14 का क, अनुच्छेद 323 का क। न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल विवादों के त्वरित निपटारा के लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है। पर्यावरण संबंधित विवाद सुलझाने के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी करते हैं। इसके अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल। इसके अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल वर्तमान में है। अब है स्मरणीय तथ्य। सत्येंद्र नाथ टैगोर सिविल सेवा के लिए जाने वाले पहले भारतीय थे। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर सिविल सेवा के लिए जाने वाले पहले भारतीय थे। वे रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। भारत में सिविल सेवा के जनक के किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस का जनक कहा जाता है। संघ लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा के सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य तथा अध्यक्ष पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो की आयु तक पद धारण करता है। राज्य लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो की आयु तक पद धारण करता है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, किंतु साबित कदाचार मिसबिहेवियर के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 2019 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। कभी थी? 1919 के तहत पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। संविधान के अनुच्छेद 315 में प्रावधान है कि संघ सरकार के लिए संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग गठित होगा। पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा एक साथ लंदन और इलाहाबाद में 1922 में आयोजित हुई थी। पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा कब हुई थी? एक साथ लंदन और इलाहाबाद में सन 1922 में आयोजित हुई थी। ली आयोग के सुझाव पर 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना केंद्रीय लोक सेवा आयोग के रूप में की गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने पर आयोग का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। सिविल सेवा में इंपीरियल शब्द के स्थान पर भारतीय शब्द का प्रयोग 1926 में शुरू हुआ। संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष रोज बैथ्यू थी। कौन थी? रोज बैथ्यू थी। स्वतंत्रता से पूर्व इंडिया पुलिस सर्विस को इंडियन पुलिस के नाम से जाना जाता था। स्वतंत्रता से पूर्व इंडिया पुलिस सर्विस को किस नाम से जाना जाता था? इंडिया पुलिस के नाम से जाना जाता था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 14 के क में अनुच्छेद 323 क और 323 ख को जोड़कर अधिकरण ट्रिब्यूनल के बारे में प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 323 क प्रशासनिक अधिकरण के लिए अधिकरण गठित किए जाने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 323 ख अन्य विषयों के लिए अधिकरण गठित किए जाने के बारे में प्रावधान करता है। जुलाई 1947 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में भर्ती के लिए पहली बार प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 319 के तहत संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी भी पद को धारण नहीं करेगा। अब है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ पहला क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली तो यह नीति या कार्यावरण से संबंधित है। अब है दूसरा क्वेश्चन, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से पहले कौन आता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से इसमें राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति सबसे ऊपर आता है। अब है तीसरा क्वेश्चन, लेखानुदान बना है। बजट पारित लंबित होने के कारण क्या बना है? लेखा अनुदान बना है।
अब है 14 नंबर क्वेश्चन, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? लोकसभा के स्पीकर को। लोकसभा के स्पीकर को लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। संसद की प्राक्कलन समिति अस्थायी समिति है। संसद की प्राक्कलन समिति कैसी समिति है? अस्थायी समिति है। अब है 6 नंबर क्वेश्चन, किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। 7वां नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियंत्रक एवं महालेखा भारतीय लेखा परीक्षक एवं लेखा विभाग का मुखिया होता है। तो ये सही है, उसका मुखिया होता है। शशिकांत शर्मा भारत के 11वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। ये गलत है, 11वें नहीं थे। शशिकांत शर्मा भारत के 11वें नियंत्रक एवं महालेखा नहीं थे। तो केवल एक सत्य है, तो केवल एक सत्य इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल एक सत्य है। अब है 8वां नंबर क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। भारत के महालेखा नियंत्रक के एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 8वां का हो जाएगा ए नंबर आंसर। अब है 9वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो अनुच्छेद 148 के तहत। अनुच्छेद 148 के तहत सीएजी की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। भारत के कैग के संघ संबंधों लेखा प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? निम्नलिखित में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को यह प्रस्तुत किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। अब है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद को सृजन किया गया है? तो यह संविधान के द्वारा किया गया है। तो संविधान के द्वारा किया गया है। अब है 12 नंबर क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति उसको पदच्युत कर सकता है। राष्ट्रपति उसको पदच्युत कर सकता है, यह नहीं है। अब है 13 नंबर क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? तो संसद की। तो किसके पास है? संसद के पास है। अब है मेंस का क्वेश्चन, सरकारी प्रशासन में लेखा परीक्षण के प्रकारों तथा उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्तियों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, वित्त पर संसद का नियंत्रण कैसे होता है, समझाइए। चौथा क्वेश्चन है, संसद द्वारा वित्त पर नियंत्रण से संबंधित कमियों का उल्लेख कीजिए। इन कमियों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? अब है लेसन 15। अब क्या है? लेसन 15 भाग 15। इसमें भी भाग 15 में पढ़ना है। अनुच्छेद 324 से 329 कितना तक है? अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक इसमें है। निर्वाचन चुनाव इलेक्शन कमीशन अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 इसमें चुनाव आयोग की चर्चा है। यह एक संवैधानिक पद है। चुनाव आयोग की चर्चा इसमें, यह एक संवैधानिक पद है। निर्वाचन आयोग के पास निर्वाचन से संबंधित नियंत्रण निर्देशक एवं अधीक्षण का अधिकार है। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 को किया गया था। प्रारंभ में निर्वाचन आयोग एक सदस्य था। कितना? एक सदस्य था। किंतु तारकोंडे समिति के सिफारिश पर चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया गया। तीनों सदस्य की शक्तियाँ समान होती है। इसी संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। वोट देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। वोट देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत एक राजनीतिक अधिकार है। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? राजीव कुमार है। निर्वाचन आयुक्त का कोई शपथ ग्रहण नहीं होता है। निर्वाचन आयुक्त का कोई शपथ ग्रहण नहीं होता है। सभी निर्वाचन आयुक्त के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की अवस्था तक होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। इन्हें हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी होती है। इन्हें हटाने के लिए कैसी प्रक्रिया लानी होती है? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। जबकि अन्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की अनुशंसा
पर पद से हटा देते हैं। निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा विधान परिषद का निर्वाचन कराती है। निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा विधान परिषद का निर्वाचन करवाती है। रिमार्क, पीएम तथा सीएम का निर्वाचन नहीं बल्कि नियुक्ति होती है, जबकि पंचायत तथा नगरपालिका का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाती है। पंचायत तथा नगरपालिका का चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग करवाती है। अब है अनुच्छेद 327। इसके अनुसार संसद एवं राज्य विधानमंडलों के संसद एवं राज्य विधानमंडल के निर्वाचन संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। निर्वाचन आयोग मतदाता सूची को तैयार करता है। निर्वाचन आयोग क्या तैयार करता है? मतदाता सूची तैयार करवाता है। अब है अनुच्छेद 328। इसके अनुसार संसद द्वारा बनाई गई कानून संविधान के प्रारूप के अनुरूप राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है, लेकिन परिसीमन के विषय में कानून संसद ही बनाएगी। किसके विषय में? परिसीमन के विषय में संसद ही कानून बनाएगी। अब है अनुच्छेद 329। अनुच्छेद 329। इसके अनुसार निर्वाचन के संबंध में संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। जिला का सबसे बड़ा निर्वाचन अधिकारी डीएम होता है। कौन होता है? डीएम होता है। जिला का सबसे बड़ा निर्वाचन अधिकारी डीएम होता है। निर्वाचन आयोग समय समय पर मतदाता सूची, वोटर कार्ड बनाती है। यह जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का नाम ना जोड़ सकती है और ना ही हटा सकती है। निर्वाचन आयोग आचार संहिता की घोषणा करती है, जो चुनाव से संबंधित नियम कानून होता है। चुनाव समाप्त होने के 48 घंटे पहले या पहले चुनाव प्रचार रोक दिया जाता है। कोई सदस्य यदि अयोग्य है और वह निर्वाचित हो चुका है तो उसकी अयोग्यता की जानकारी निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति या राज्यपाल को देते हैं और वे ऐसे सदस्य को हटा देते हैं। निर्वाचन का नियंत्रण डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम। जिला में निर्वाचन का दायित्व डीएम पर होता है। अपने जिला को 4 या 5 निर्वाचन खंड में बांटकर उसे रिटर्निंग आरओ को जिम्मेदारी देता है। अब रिटर्निंग ऑफिसर आरओ यह एक खंड का प्रमुख निर्वाचन अधिकारी होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद है प्रेसिडिंग ऑफिसर पीओ। यह आरओ के अधीन होता है। यह किसके अधीन होता है? आरओ के अधीन होता है। इसका कार्यक्षेत्र छोटा होता है। यह एक पोलिंग बूथ का इंचार्ज होता है। यह किसका इंचार्ज होता है? पोलिंग बूथ का इंचार्ज होता है। पोलिंग ऑफिसर पीओ यह प्रिसीडिंग ऑफिसर के अधीन होता है। पीओ किसके अधीन होता है? प्रिसीडिंग ऑफिसर के अधीन होता है। पीओ आईडी मिलाता है। एक पीओ आईडी मिलाता है, दूसरा पीओ आईडी नंबर नोट करता है और स्याही लगाता है। दूसरा पीओ ईवीएम को पावर सप्लाई देता है। ईवीएम को क्या करता है? पावर सप्लाई देता है। पोलिंग एजेंट पीए यह चुनाव लड़ रहे नेता का करीबी व्यक्ति होता है। इसकी नियुक्ति प्रिसीडिंग ऑफिसर करता है। यह मतदान करने जा रहे लोगों की मदद करता है। चुनाव समाप्त होने के बाद पोलिंग ऑफिसर तथा प्रिसीडिंग ऑफिसर सभी ईवीएम मशीन को एक साथ जमा करके पुलिस सुरक्षा के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को सौंप देते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर सभी ईवीएम को डीएम की उपस्थिति में स्टोरेज रूम में रखकर सील कर देते हैं, जिसे स्ट्रांग रूम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? स्ट्रांग रूम कहते हैं। मतगणना के दिन इसी स्ट्रांग रूम से ईवीएम के सील को तोड़कर मतगणना होती है। सेक्टर मजिस्ट्रेट एसएम यह ईवीएम मशीन की तकनीकी समस्या को दूर करता है। कौन ईवीएम मशीन की तकनीकी समस्या कौन दूर करता है? एसएम सेक्टर मजिस्ट्रेट। आम चुनाव जब कोई सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लेती है तो उस समय हुआ चुनाव आम चुनाव कहलाता है। यह पूरे 5 वर्ष के लिए होता है। जैसे 2014 में हुआ था, 2019 में, फिर अभी 2024 में होने वाला है। मध्यवर्ती चुनाव जब कोई सरकार अपनी 5 वर्ष की कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है तो उसके स्थान पर कराया गया चुनाव मध्यवर्ती चुनाव कहलाता है। यह पूरे 5 वर्ष के लिए होता है। उपचुनाव किसी सदस्य का सीट खाली होने पर उसके स्थान पर कराया गया चुनाव उपचुनाव कहलाता है। यह बचे हुए कार्यकाल के लिए होता है। अब है प्रॉक्सी मतदान। सैन्य कर्मचारी या विदेश में कार्यरत अधिकारी जब अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को मतदान के लिए कहते हैं तो उसे प्रॉक्सी मतदान कहते हैं। प्रॉक्सी मतदान किसे कहते हैं? सैन्य कर्मचारी या विदेश में कार्यरत अधिकारी अपने स्थान पर दूसरे व्यक्ति को मतदान के लिए कहते हैं। प्रत्यावर्तन का अधिकार यह एक विशेष प्रकार का अधिकार है जिसके तहत जनता चुने गए नेता को कार्यकाल पूरा होने से पहले मतदान के माध्यम से वापस बुला सकती है। यह केवल मध्य प्रदेश में लागू है। प्रत्यावर्तन का अधिकार कहाँ लागू है? मध्य प्रदेश में लागू है, और वे भी पंचायत स्तर पर।
राजनीतिक दल मूल संविधान में राजनीतिक दल का उल्लेख नहीं है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा राजनीतिक दल को संविधान में शामिल किया गया। किसी दल के पार्टी को चुनाव चिन्ह देना, क्षेत्रीय दल घोषित करना, राष्ट्रीय दल घोषित करना निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। क्षेत्रीय दल के लिए शर्तें, क्षेत्रीय दल के लिए 3 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? 3 शर्तें हैं। किसी एक शर्त को पूरा करने पर उसे क्षेत्रीय दल का दर्जा दे दिया जाएगा। उस राज्य के विधानसभा चुनाव में कम से कम 2 सीट एवं दिए गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त किया हो, तब उसे क्षेत्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। दूसरा है उस समय के विधानसभा चुनाव में कम से कम 3% सीट प्राप्त किया हो। उस समय डाले गए वोट का 8% या लोकसभा में डाले गए वोट का 6% प्राप्त किया हो तो उसे क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। अब है राष्ट्रीय पार्टी के लिए शर्तें। राष्ट्रीय पार्टी के लिए क्या कर सकते हैं? 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा का 2% सीट अर्थात 11 सीट प्राप्त किया हो। लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में अलग अलग 4 राज्यों से वैध मतों का 6% मत एवं लोकसभा का 4 सीटों पर जीत दर्ज किया हो। कम से कम 4 राज्यों में, तीसरा है कम से कम 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो। लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किसी 4 राज्य अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त है। इनमें से कोई एक शर्त पूरा करने पर राष्ट्रीय दल घोषित कर दिया जाएगा। ये चारों शर्त में से अगर कोई शर्त पूरा करता है कोई भी पार्टी तो उसे राष्ट्रीय दल घोषित कर दिया जाता है। राष्ट्रीय दल घोषित हो जाने के बाद उस पार्टी को अस्थायी चुनाव चिन्ह, सरकारी आवास तथा सुरक्षा उपलब्ध कराया जाता है। राष्ट्रीय पार्टी की संख्या यहाँ पे 7 नहीं 6 होनी चाहिए। अब पुराना बुक है, अभी करंट में अपडेट हुआ है 6। राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? 6 है। राष्ट्रीय दल नेशनल पार्टी, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और संस्थापक कौन थे? A.O. हिम थे। चुनाव चिन्ह पंजा छाप है। राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? भाकपा। स्थापना कब होता है? 1925 में। संस्थापक M.N. रॉय थे। चुनाव चिन्ह हंसिया और बाली, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? हंसिया और बाली। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इसका शॉर्ट नेम माकपा। स्थापना 1964 में हुआ था और संस्थापक P.A. डांगे थे। P.A. डांगे। चुनाव चिन्ह हंसुआ, हथौड़ा और तारा। भारतीय जनता पार्टी BJP। स्थापना 1980 में हुआ था। संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी थे। चुनाव चिन्ह कमल है। बीजेपी के संस्थापक कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। बहुजन समाज पार्टी शॉर्ट नेम बासपा। स्थापना 1984। संस्थापक काशीराम। चुनाव चिन्ह हाथी है। चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1919 में की गई थी और संस्थापक कौन थे? शरद पवार। संस्थापक इसके शरद पवार थे। चुनाव चिन्ह टेबल घड़ी है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी TMC। स्थापना 1998 में। संस्थापक ममता बनर्जी। चुनाव चिन्ह फूल का पौधा। नेशनल पीपल्स पार्टी। संस्थापक P.A. संगम्मा। चुनाव चिन्ह किताब। स्थापना 2013। वर्तमान समय में 54 पार्टी को क्षेत्रीय दल की मान्यता प्राप्त है। यहाँ पे राष्ट्रीय पार्टी में एक केजरीवाल की भी पार्टी है। आप ए भी शामिल किया गया है। इसको मिलाकर 2 पार्टी की राष्ट्रीयता रद्द करके 6 पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। अब है दल बदल विरोध कानून। इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। दल बदल कानून को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 1985 द्वारा जोड़ा गया। इस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। दल बदल को 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। नोट: दल बदल कानून दल के अध्यक्ष के सिफारिश पर अध्यक्ष तथा सभापति लगाते हैं। जिस व्यक्ति पर दल बदल कानून लग जाता है उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। किन परिस्थितियों में दल बदल कानून लगता है? यदि कोई अपनी रिपोर्ट को बदल कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले, यदि निर्दलीय उम्मीदवार किसी पार्टी का सदस्य निर्वाचित होने पर 6 माह के बाद बन जाए। अब है तीसरा क्या है? यदि पार्टी की सदस्यता त्याग कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले। चौथा है यदि पार्टी के दिशा निर्देश के विपरीत मतदान करे। 5वां है यदि मतदान के समय वह अनुपस्थित रहे और 15 दिन के अंदर पार्टी अध्यक्ष उसे माफ न करे। निम्नलिखित परिस्थितियों में दल बदल कानून नहीं लगता है। यदि पार्टी का गठबंधन हो जाए, जैसे NDA और UPA, यदि पार्टी ने ही उस सदस्य को ही निकाल दिया हो तो उस पर नहीं लगेगा, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा।
तीसरा, यदि 2/3 दो तिहाई सदस्य पार्टी को छोड़कर निकल जाए तो उन पर भी दल बदल कानून नहीं लगेगा। यदि 2/3 सदस्य किसी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए। अब है 5वां नंबर, यदि दो या दो से अधिक पार्टियों का आपस में विलय हो जाए। यदि दो से अधिक पार्टियों का आपस में विलय हो जाए। रिमार्क, दल बदल कानून केवल चुनाव जीते हुए व्यक्ति पर लगता है, ना कि चुनाव में हारे हुए। यह किस पे लगेगा? केवल जीते हुए व्यक्ति पर लगता है। अब है बैलेट पेपर। बैलेट पेपर, भारत में मतदान के लिए बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाता था, जिसे मतदान पेटी में जमा किया जाता था, किंतु इससे गिनती में बहुत अधिक समय लग जाता था, जिस कारण इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया। नगर पालिका के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होता है, जबकि पंचायत चुनाव में बैलेट पेपर का प्रयोग होता है। ईवीएम का पहला प्रायोगिक परीक्षण 1982 में केरल के उपचुनाव में हुआ था। ईवीएम का व्यापक प्रयोग 1998 के विधानसभा के चुनाव में हुआ। राजस्थान में ईवीएम का व्यापक प्रयोग कब हुआ था? 1998 में राजस्थान में। सर्वप्रथम 1999 में पहला राज्य गोवा था, जहां सभी बूथ पर ईवीएम को प्रयोग में लाया गया। 2004 में लोकसभा के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग पूरे देश में हुआ। 2004 में लोकसभा के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग पूरे देश में हुआ। 2013 में नॉन ऑफ एबव नोटा का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन ऑफ दी एबव का प्रयोग किया गया छत्तीसगढ़ में। नोटा का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? छत्तीसगढ़ में। और कब हुआ था? 2013 में। ईवीएम मशीन में एक अलग से वीवीपैट वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल का प्रयोग किया गया। इसका प्रथम प्रयोग 2017 से प्रारंभ हुआ। यह मतदान के बाद मतदाता को इस बात की जानकारी देता है कि वह किस प्रत्याशी को वोट दिया है। वर्तमान में वीवीपैट के M3 वर्जन संस्करण का प्रयोग हो रहा है। मतदान का स्याही सिल्वर नाइट्रेट की होती है। मतदान का स्याही किसकी होती है? सिल्वर नाइट्रेट की होती है। 25 जनवरी को मतदान दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मतदान दिवस मनाया जाता है। स्मरणीय तथ्य, श्री एन एन बोहरा ने 2008 से 18 के दौरान जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। परिसीमन संबंधी मामलों में अंतिम निर्णय देने का अधिकार केवल परिसीमन आयोग का है। श्रीमती BS रमा देवी एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यवाहक रही हैं। श्रीमती BS रमा देवी एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यवाहक रही हैं। 25 जनवरी को निर्वाचन आयोग के गठन स्थापना के कारण वर्ष 2011 से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी को निर्वाचन आयोग के गठन स्थापना के कारण वर्ष 2011 से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंधों का उल्लेख किया गया है। भारत में प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण M3 है। संविधान में निर्वाचन आयुक्त के लिए किसी प्रकार की योग्यता, शपथ या प्रतिज्ञान का विवरण नहीं किया गया है। दिनेश गोस्वामी समिति, के संथानन समिति, BN तारकुंडे समिति व इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध चुनाव सुधारों से है। चुनाव सुधारों से किस किस समिति का है? दिनेश गोस्वामी समिति, के संथानन समिति, BN तारकुंडे समिति व इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध चुनाव सुधारों से है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। किसी चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। ईवीएम का प्रयोग करने व फोटोयुक्त परिचय पत्र उपलब्ध कराने की सिफारिश दिनेश गोस्वामी समिति ने की थी। ईवीएम का प्रयोग करने व फोटोयुक्त परिचय पत्र उपलब्ध कराने की सिफारिश किसने की थी? दिनेश गोस्वामी समिति ने की थी। 16वीं लोकसभा के चुनाव में DMK RLD नेशनल कॉन्फ्रेंस BSP पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। वर्तमान में लोकसभा चुनाव में खर्च सीमा बड़े राज्यों के लिए 77 लाख व विधानसभा चुनाव में 30.8 लाख है। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल वीवीपैट का प्रथम प्रयोग नोका से नागालैंड विधानसभा चुनाव में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी भाजपा का गठन 1980 में हुआ था तथा इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से शुरू किया था। निर्वाचन आयोग ने
बिहार में 17वीं लोकसभा के गठन के लिए 25 सितंबर 2020 को प्रेस नोटिस जारी किया था, प्रेस नोट जारी किया था। अब है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया जाता है? तो ये चारों में से कोई नहीं होगा, चुनाव से संबंधित या कोई भी आर्टिकल नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ई नंबर क्वेश्चन ई आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 जो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है, तो 2 का हो जाएगा ए नंबर। अब है तीसरा क्वेश्चन, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो किससे किए थे? तीसरा का संयुक्त सोशल पार्टी, तीसरा का सही आंसर हो जाएगा संयुक्त सोशल पार्टी से अपना वह राजनीतिक सफर शुरू किए थे, तीसरा का हो जाएगा सी नंबर आंसर। अब है चौथा नंबर क्वेश्चन, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोटिस जारी किया था, प्रेस नोट जारी किया था? तो 4 का हो जाएगा 25 सितंबर 2020 को यह प्रेस नोट जारी हुआ था। अब है पांचवा नंबर क्वेश्चन, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है वर्तमान में, आम आदमी पार्टी क्या है? वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी है। अब है छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो इसका संस्करण M3 है। अब है सातवां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों का कौन सा समूह 16वीं लोकसभा के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाया था? तो यह डी नंबर DMK, RLD, नेशनल कॉन्फ्रेंस, BSP, यह एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। आठवां नंबर क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो यह अधिकार चुनाव आयोग के है, यह अधिकार किसको है? चुनाव आयोग के है। अब 9 नंबर क्वेश्चन, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। अब है 10वां नंबर क्वेश्चन, बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण पर थी, इसके अध्यक्ष RNN बोहरा जो किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? तो यह किस राज्य के राज्यपाल थे? जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। अब है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य पार्टी है? तो 11 नंबर का राष्ट्रीय जनता दल, यह एक राज्य पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल राजकीय पार्टी है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग ने यह किया है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाके राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलेगा। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी BJP अभी शासन नहीं कर रही है? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना में अभी शासन नहीं कर रही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, सूची X को सूची Y से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन। तो पहला का हो जाएगा 1 नंबर चुनाव सुधार से, तारकुंडे समिति किससे संबंधित है? चुनाव सुधार से। बोहरा समिति अपराध व राजनीति के बीच से साठगांठ से, ये तो B का 2 हो जाएगा, B का 2 इससे संबंधित है। इंद्रजीत गुप्ता समिति अपराध द्वारा चुनाव खर्च वहन करना, ये इसका हो जाएगा 3 नंबर। JS वर्मा समिति आपराधिक कानून में संशोधन की स्थापना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए का A, B का 2, C का 3, 4 का D। अब है 16 नंबर क्वेश्चन, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही उत्तर। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु के लिए होती है, यह सही है। निर्वाचन आयुक्त को उन्हीं आधारों पर उसी रीति से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जैसा है, जैसे महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, तो महाभियोग लगाकर
मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, ये दोनों सही है। आयुक्त की सेवा शर्तों की नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन किया जा सकता है, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। अब 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल नहीं है? तो आरजेडी यह राष्ट्रीय दल नहीं है, राजकीय दल है। दिनेश गोस्वामी समिति 1990 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? तो यह चुनाव सुधार से संबंधित है, चुनाव सुधार से संबंधित है। अब है 19 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ था। 20 का अब है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कब राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेंस का क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था राष्ट्रोन्मुखी न होकर व्यक्तिनोन्मुखी है, इस तथ्य को बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, बहुत अधिक राजनीतिक दल भारतीय राजनीति के लिए अभिशाप है, इस तथ्य को बिहार के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। हाल ही के दिनों में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर बढ़ते क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रभाव क्या हैं? अब है चैप्टर नंबर 16 भाग 16, इसमें अनुच्छेद कितना से कितना है? 330 से लेकर 342 तक इसमें है। भाग 16 में 330 से अनुच्छेद 342 तक है। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, 340 अनुच्छेद 340 क्या कर रहा है? लोकसभा में SC ST के सीट का आरक्षण, SC के लिए 84 सीट और ST के लिए 47 सीट। अनुच्छेद 331, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे, जो अभी निरस्त कर दिया गया, अभी इसको खत्म कर दिया गया है। अनुच्छेद 332, विधानसभा में SC ST के सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 में विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन को राज्यपाल मनोनीत करते हैं, इसको भी निरस्त कर दिया गया है। अब अनुच्छेद 334, लोकसभा तथा विधानसभा में SC ST का आरक्षण 2030 तक बना रहेगा। अनुच्छेद 335, नौकरी तथा प्रमोशन में SC ST को आरक्षण। अनुच्छेद 336, नौकरी तथा प्रमोशन में एंग्लो इंडियन को आरक्षण, इसको भी अभी खत्म कर दिया क्योंकि एंग्लो इंडियन अब नहीं रहे हैं। अब है अनुच्छेद 347, एंग्लो इंडियन को शैक्षणिक अनुदान स्कॉलरशिप में आरक्षण। अनुच्छेद 338, SC आयोग इसका गठन 65वां संविधान संशोधन 1990 द्वारा किया गया। यह 7 सदस्यीय, यह कितने सदस्यों का आयोग है? 7 सदस्यों का आयोग है। अब अनुच्छेद 338 का क, SC आयोग इसका गठन 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया। यह कितने सदस्यों का आयोग है? 5 सदस्यीय आयोग है। अनुच्छेद 339, SC तथा SC दोनों के प्रशासन तथा कल्याण केंद्र का कर्तव्य होगा। अब रिमार्क, SC तथा ST आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति 3 वर्ष के लिए करते हैं। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपती है। आयोग का अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री के बराबर शक्ति रखता है। अनुच्छेद 340, यह एक वैधानिक निकाय है जिसकी सिफारिश मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष काका कालेकर थे। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका कालेकर थे। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग 1879 में जनता पार्टी के मोरारजी देसाई ने गठित किया था। किसने किया था? मोरारजी देसाई ने गठित किया। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग अर्थात मंडल आयोग ने OBC को 27% आरक्षण की बात कही। मंडल आयोग ने OBC को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया था? 27%। मंडल आयोग के सिफारिश को 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू किया। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि OBC को आरक्षण आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा होने पर दिया जाए, अर्थात इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट EBC के आधार पर। किसके आधार पर? EBC के आधार पर दिया जाए। पहला पिछड़ा आयोग किसके समिति पर आया था? किसकी समिति? काका कालेकर समिति। दूसरा मंडल आयोग के मोरारजी देसाई के समय, उस समय कौन से प्रधानमंत्री थे? मोरारजी देसाई, जनता पार्टी की सरकार थी। रिपोर्ट BP सिंह के समय आया था और उसमें OBC को 27% आरक्षण दिया गया था। अब है EBC। OBC के 2 प्रकार है। OBC के कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। क्रीमी लेयर जिसका 1 साल में 8 लाख से अधिक के
आय हो। दूसरा है नॉन क्रीमी लेयर जिसका एक साल में 8 लाख से कम आय हो। अनुच्छेद 341 एससी कौन कास्ट को एससी तथा एसटी में शामिल किया जाना है। राष्ट्रपति का काम है संसद के सलाह पर। कौन करता है? राष्ट्रपति का काम है और किसके सलाह पर? संसद के सलाह पर। अनुच्छेद 342 एससी, इसमें एससी है। ब्रिटिश काल में भारत के जनजातियों को अपराधी घोषित कर दिया जाता था। अंग्रेजों ने इनकी जमीनें छीन ली थी। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने 31 अगस्त 1952 को इन्हें अपराधी की श्रेणी से हटा दिया, जिस कारण ये जनजाति 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ये जनजाति कब अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? 31 अगस्त को। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए ओबीसी के 2 श्रेणियों बनाई थी। कितने श्रेणी बनाई थी? 2 श्रेणियाँ बनाई थी। 2 श्रेणी। पहला था क्रीमी लेयर। इसमें वैसे ओबीसी आते हैं जिसके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये से अधिक है। इन्हें मंडल आयोग का 27% आरक्षण नहीं दिया जाता है। जो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं उन्हें मंडल आयोग के द्वारा 27% आरक्षण नहीं दिया जाता है। दूसरा है नॉन क्रीमी लेयर। इसमें वैसे ओबीसी आते हैं जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये से कम है। इन्हें मंडल आयोग के द्वारा 27% आरक्षण दिया जाता है। 27% आरक्षण को दिया जाता है। ओबीसी को BC1 तथा BC2 में भी बांट सकते हैं। ओबीसी को कितने में बांट सकते हैं? BC1 तथा BC2 में भी बांट सकते हैं। एससी ने किन्नर या हिजरा को थर्ड जेंडर में रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने किन्नर या हिजरा को थर्ड जेंडर में रख दिया और 2014 में इन्हें ओबीसी जाति में रखा गया। अब एससी का फुल फॉर्म क्या होता है? शेड्यूल कास्ट। एससी का शेड्यूल कास्ट, एसटी का शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट और ईबीसी इकोनॉमिकल बैकवर्ड कास्ट, BC1 बैकवर्ड कास्ट 1, BC2 बैकवर्ड कास्ट 2। अनुच्छेद 341 किसी जाति को राष्ट्रपति एससी जाति घोषित कर सकते हैं। किसी भी जाति को राष्ट्रपति एससी घोषित कर सकते हैं। अब है अनुच्छेद 342 किसी जाति को राष्ट्रपति एसटी जाति अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकते हैं। रिमार्क, राष्ट्रपति द्वारा घोषित किसी जाति को SC/ST श्रेणी जाति से बाहर निकालने का अधिकार संसद को है। नोट, अनुसूचित जनजाति ST का निर्धारण सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर होता है। सबसे पुरानी जाति कौन थी? सबसे पुरानी जनजाति यारवा जनजाति है। सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। सबसे खतरनाक जनजाति सेंटिलीन है। सेंटिलीन। दिवाली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? थारू जनजाति, जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। सर्वाधिक एससी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक एसटी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अनुसूचित जातियों का सर्वाधिक घनत्व पंजाब में है। अनुसूचित जातियों का सर्वाधिक घनत्व कहाँ है? पंजाब में। मातृसत्तात्मक जनजाति कौन है? खासी नगर जनजाति मातृसत्तात्मक है। सामाजिक सुधार अधिनियम बंधुआ मजदूर उन्मूलन कब खत्म किया? 1976 में। बाल श्रम उन्मूलन 1986 में। अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1992 में। पिछड़ा आयोग 1993 में। निःशक्त जन आयोग 1995 में। रिमार्क, अल्पसंख्यक का निर्धारण धर्म के तथा भाषा के आधार पर किया जाता है, जबकि आरक्षण जाति के आधार पर दिया जाता है। आरक्षण किसके आधार पर दिया जाता है? जाति के आधार पर दिया जाता है, जबकि अल्पसंख्यक का निर्धारण धर्म तथा भाषा के आधार पर किया जाता है। स्मरणीय तथ्य, 89वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को 2 पृथक आयोगों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में विभाजित कर दिया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति, वेतन, भत्ते, सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उपरोक्त दोनों आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजते हैं। किसको भेजते हैं? राष्ट्रपति को भेजते हैं। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संबंधित राज्यों के राज्यपालों को भी भेजता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होना चाहिए। मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु जो पहले हो तक अपना पद धारण करते हैं। मानव अधिकार आयोग ऐसी किसी भी मामले की जांच नहीं कर सकता जिसे घटित हुए 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। पिछड़ा जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष काका साहब कालेकर थे। भारत में प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष हैं। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष हैं। मानव अधिकार संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा राज्य मानव अधिकार आयोग के
सदस्यों की संख्या 5 से घटाकर 3 कर दी गई है। मानव अधिकार संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की संख्या 5 से घटाकर 3 कर दी गई है। इसी संशोधन अधिनियम द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन हेतु गठित चयन समिति में यदि कोई रिक्त या अनुपस्थित हो तो उसका चयन समिति के निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोकपाल और लोकायुक्त की धारणा स्वीडन के ओम्बुड्समैन से प्रभावित है। न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन का भी इन पर प्रभाव देखा जाता है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 पर 1/1/2014 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए और 16/1/2014 से वह लागू हुआ। सर्वप्रथम लोकायुक्त की स्थापना 1971 में महाराष्ट्र में हुई और यद्यपि इसके लिए अधिनियम सबसे पहले ओडिशा 1970 ने बनाया था। इसके लिए अधिनियम सबसे पहले किसने बनाया था? 1970 में ओडिशा ने बनाया था। पदच्युत के संदर्भ में कदाचार या असमर्थता की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है। जिला फोरम 20 लाख रुपये तक के मामलों की सुनवाई करता है। जहां दावा 20 लाख से अधिक है और 1 करोड़ रुपये से कम का हो वहां सुनवाई राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग करता है। अपने कर्तव्यों के निर्वहन के संदर्भ में मानव अधिकार आयोग, सूचना आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, महिला आयोग को सिविल दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। 1 करोड़ रुपये से अधिक के मूल्यों के दावे की सुनवाई राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय अजजा आयोग के अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री व उपाध्यक्ष को केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। सूचना आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य आयुक्त विधि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन का ज्ञान और अनुभव रखने वाले विख्यात व्यक्ति होते हैं। अब है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? तो रेखा शर्मा है, रेखा शर्मा। दूसरा क्वेश्चन है पिछड़ा जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो काका साहब कालेकर थे, काका साहब कालेकर थे पिछड़ा जाति आयोग के प्रथम सभापति। तीसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार का कार्य नहीं है? तो मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना, मानव अधिकारों के उल्लंघन करने वालों को सजा देना यह इसका कार्य नहीं है। चौथा क्वेश्चन है भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1993 में यह लागू हुआ था। पांचवा क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का सभापति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा का सभापति इसका सदस्य नहीं होता है। अब है 6 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है? तो राज्य निर्वाचन अधिकारी यह संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है। 7वां क्वेश्चन बिहार का प्रथम लोकायुक्त अध्यक्ष कौन थे? श्रीधर वासुदेव सोहनी थे। अब है मेंस का क्वेश्चन टिप्पणी लिखिए सूचना अधिकार अधिनियम पारदर्शी एवं जवाबदेह शासन का एक साधन है। दूसरा क्वेश्चन है केंद्रीय सूचना आयोग की उपयोगिता को स्पष्ट करें। तीसरा क्वेश्चन है राज्य मानव अधिकार आयोग की संरचना, कार्य तथा कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन है प्रशासन में पारदर्शिता से आप क्या समझते हैं? उसका वर्णन करना है। पांचवा क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक शक्ति विहीन संस्था है जो सिर्फ सिफारिश कर सकती है। उपयुक्त कथन के आलोक में यह स्पष्ट करें कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का बने रहना क्यों आवश्यक है।